बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सफाई के नाकिस निजाम के बायस पूरा फैसलाबाद डिवीजन ही गंदा है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को सफाई के हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। सफाई के नाकिस निजाम के बायस पूरा फैसलाबाद डिवीजन ही गंदा है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने तस्दीक भी कर दी है। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को सफाई के हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। सफाई के नाकिस निजाम के बायस पूरा फैसलाबाद डिवीजन गंदा हो चुका है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने तस्दीक भी कर दी है। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को सफाई के हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान मिर्ज़ा, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं फैसलाबाद के जहां पे सफाई के नाकिस इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, पूरा फैसलाबाद डिवीजन ही गंद से भरा पड़ा है। इस बात की तस्दीक स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट ने भी कर दी है और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि फैसलाबाद में जिसमें इलाहाबाद के इलाके हैं, निशादाबाद के इलाके हैं और फैसलाबाद की पेरिफेरी के जितने भी बेशतर इलाके हैं, वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से बेहतर अंदाज में सफाई नहीं की जाती है। और ऐसे इलाके जो कि पेरिफेरी में वाक़े हैं, वहां पर तहसील सदर और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से सफाई का किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं है, जिस वजह से मुख्तलिफ जगहों पर जीना जो है वो अजीरन दिखाई देता है। शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होते हैं तो मुतलका इदारे जो हैं लंबी तान के सोए रहते हैं। फैसलाबाद ज़िला हो या इस डिवीज़न के दीगर अजला, वहाँ पर भी सूरत हाल इंतहाई नाकस है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अभी साहब ये बताइएगा, ये मसला जो है वो कब से है और कचरा नहीं उठाया जा रहा? ये काफ़ी सालों से ये मसला है। कचरा थोड़ी देर के लिए उठाया जाता है, बाद में फिर यहाँ पे ढेर लग जाते हैं। ऐसा होता है कि घरों के जो कूड़े हैं ना, उसका खातर का इंतज़ाम नहीं है। लोग किधर फेंके कूड़े अपने? वो यूसी लेवल पर जो गाड़ियाँ वगैरह इधर आती नहीं, ना सफाई वाले इधर आते हैं। अगर ये काम प्रॉपर तरीके से हो जाए ना, यहाँ पर ये ढेर ना लगे। ये लोग अपने घरों का कूड़ा उठा कर यहाँ पर फेंकते हैं। तो काइंडली मेहरबानी रिक्वेस्ट है मैं फ़रक बीब साहब से, ये इनका हल्का है, तो उनको चाहिए कि ये जो सफाई वाले हैं उनको कह के ना यहाँ पे लोग जो सफाई करें और इसका कूड़ा भी उठा के लेके जाएं, कचरा भी उठाया जाए। आप बताएं, परेशानी नहीं होती? इसकी बहुत परेशानी है। जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो पता ही नहीं करते हैं हमारा कि क्या हो रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं और इस वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। और भी नौजवानों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा, सफाई कितनी ज़रूरी है? सफाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, सफाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सफाई जो है वो होनी चाहिए और यही आवाज़ जो है वो तमाम फैसलाबादियों की है कि सफाई का मुनासिब बंदोबस्त जो है वो मुतलका इदारे करें। वो फैसलाबाद शहर में काम करने वाली वेस्ट मैनेजमेंट हो या सदर के इलाकों में तहसील सदर जो है वो हो। और इसके साथ साथ जो दीगर तहसीलें हैं जिनमें चक झुमरा है, जिनमें दीगर तहसीलें हैं, तांदलियावाला, जड़ावाला और समुद्री है, वहाँ पर भी सफाई की बेहतर सूरत हाल नहीं है। और फैसलाबाद के 35 अजला जो हैं वहाँ पर सूरत हाल ऐसी है। और अब हुकूमत पंजाब की जानिब से कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को इसकी कंप्लाइंस के लिए जो है वो मरासले भिजवाए गए हैं। देखना भी है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल कैसी होगी। जी, फैसलाबाद डिवीजन गंदगी की आमाजगाह बन चुका है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे जंग का। दीगर शहरों की तरह जंग भी गंदगी में पहले नंबर पर आ गया है। गली मोहल्ले सड़कें गंदगी में घिर गई हैं। सीवरेज का पानी शहर की पहचान बन गया है। गंदगी शहर के वस्त में वाक़ मोहल्ला बिफड़ाना में फेंकी जाती लगी है। ताफुन से शहरी बीमार होने लगे हैं। इस सूरत हाल के हवाले से हम जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर हसन नकवी, आगाह कीजिएगा, जंग में सफाई की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीज़न के दीगर अजला की तरह जंग में भी सफाई की सूरत हाल बेहतर नहीं है। गंदगी के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी इस शहर की पहचान बन चुका है। गलियों और मोहल्लों में सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे हैं और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला जो है वो सफाई के इंतजामात करने में नाकाम हो चुका है। इसके साथ साथ सीवरेज का गंदा पानी गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर जमा है, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले अफराद को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जंग में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अनोखी मंतक सामने आई है कि आमतौर पर देखा गया है कि गंदगी के ढेरों को शहर से बाहर ठिकाने लगाया जाता है, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला जंग में इन गंदगी के ढेरों को शहर के अंदर फेंकता है। मतलब बढ़ाना, जिसका शुमार शहर के पोश तरीन इलाकों में किया जाता है। बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है और इस वक्त इस इलाके के अंदर गंदगी के ढेर फेंके जा रहे हैं। इलाका इस वक्त कचरा कुंडी बन चुका है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला जो है वो इस जगह पर लाकर गंदगी फेंक रहा है। पूरे शहर की गंदगी जो है वो इसको इसी जगह पर फेंका जा रहा है और यही वजह है कि पूरे इलाके में ताफुन फैल चुका है। मुकामी अफराद का कहना है कि यहाँ पर उनका सांस लेना मुहाल हो चुका है।
चुका है। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने, झंग इंतजामिया ने उनको मुकम्मल तौर पर नज़र अंदाज कर दिया है, जिससे वो खासे मुश्किलात का शिकार है, खासे परेशान है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आपका घर बिल्कुल सामने है, इतनी गंदगी है, इतनी बुरी बदबू फैली हुई है, किस तरह आप लोग यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे हम तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा इस घर से दूर ही रहें। मतलब रात को हम यहाँ पे सोते हैं, इतना कूड़ा है यहाँ पे, सोचना मुश्किल है। तो ये जब हफ्ता या इतवार होता है ये सड़क पे फेंक जाते हैं, उठाते नहीं हैं, 3-3 दिन उठाते हैं। जब उठाते हैं बारिश आ जाती है, इतनी सख्त स्मेल आती है, यहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है। और आगे अब बकरीद आ रही है, बकरीद पे सारे शहर से जब ये अलाइशें लाएंगे इधर डाल देंगे और फिर 3-3 दिन उठाएंगे नहीं, तो इतनी स्मेल होगी कि सोचना मुश्किल हो जाता है कि हम यहाँ पे रहेंगे कैसे। जब हम यहाँ अगर कोई ठंडी हवा के लिए कूलर चलाते हैं, वो सारी स्मेल अंदर फेंकता है। और उससे बड़ी बात कि यहाँ पे इतनी मक्खी है ना, मक्खी में घर में बैठना मुश्किल हो जाता है। पूरे इलाके से बल्कि पूरे शहर का गंद उठा के लाकर यहाँ पे डाला जाता है, फिर कभी उठाया कभी ना उठाया। अगर जाके दरख्वास्त देते हैं तो कहते हैं फंड नहीं है। डीसीओ के पास गए हैं, इसके जो इनका चेयरमैन है बल्दिया का, उसके पास गए हैं, वो भी नहीं सुनता कि हमने डालना ही डालना है, हम कहाँ डालें, हमें जगह दो, मुतबादल जगह दो। कहाँ से दे भाई हम लोग जगह? बिल्कुल शहरी खासे परेशान है, मुश्किलात का शिकार है। उनका ये कहना है कि उनका अपने घरों में रहना मुहाल हो चुका है। एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा कि आपने इस हवाले से कि आपके घर के बिल्कुल सामने शहर के वस्त में ये कूड़ा फेंका जा रहा है, इतनी बदबू फैली हुई है, किसी को दरख्वास्त की है? सर हम सबके पास गए हैं, ठीक है, हमारी आवाज़ सुनने के लिए कोई भी नहीं है। जिससे भी कहते हैं वो कहते हैं हमें कोई मुतबादल जगह दें। मुतबादल जगह हम उन्हें किस जगह से दें जी? ठीक है, इतना गंद होता है, जब उठाते हैं स्मेल, मक्खियाँ, यानी कि इतनी बदबू होती है, यानी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बाकी हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। जिसे वक्ती तौर यानी कि आ जाते हैं, थोड़ा सा उठाते हैं, फिर यानी कि गंद यहीं फेंकना शुरू कर देते हैं। हफ्ता इतवार यानी जुम्मा हफ्ता इतवार यहाँ ऐसी पोजीशन होती है कि इंसान, हम तो यहाँ रह रहे हैं, जो गुजरने वाला है ना वो भी तंग होता है। वो कहता है मैं ऊपर से शॉर्टकट निकाल के यानी कि निकल जाऊँ, गुजर यानी कि बहुत मुश्किल है, और हमारी कोई भी नहीं सुनता है यहाँ बात। अच्छा, बिल्कुल शहरी खासे नाला दिखाई दे रहे हैं मुंतखब अवामी नुमाइंदों से, झंग इंतजामिया से। उनका ये कहना है कि ईद कुर्बान की आमद है और ईद के मौका पर जो है वो यहाँ पर जानवरों की लाशें फेंकी जाती हैं, जिससे मज़ीद ताफुन फैलेगा। शहरियों का ये भी कहना है कि अरसा दराज से ये गंदगी के ढेर लगे हैं, झंग भर में इसी किस्म के गंदगी के ढेर गलियों और मोहल्लों में भी लगे हैं, सीवरेज का पानी जमा है, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ये कहना है कि उनके पास फंड्स की कमी है, वसाइल की कमी है, और वो इसी बात का रोना रोकर हर बात का जवाब दे देते हैं। ताहम डिप्टी कमिश्नर झंग को भी हदायत मौसूल हुई हैं कि झंग में जो सफाई के इंतजाम हैं वो बेहतर नहीं है, जब झंग में सफाई के इंतजाम को बेहतर किया जाए। झंग शहर भी कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है, ताफून से शहरी बीमार होने लगे हैं। मुबशिर हसन नकवी हमें झंग से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पंजाब के कदीम जिला झंग में इंडस्ट्रियल स्टेट कायम ना हो सकी। इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए मुख्तस 117 एकड़ रकबा कूड़ा स्टैंड बन चुका है। शहर भर का कूड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट की जगह पर फेंका जाने लगा है। कूड़े के ढेरों के बायस अहले इलाका शदीद परेशान है। ये रिपोर्ट देखें। झंग में इंडस्ट्रियल स्टेट के क्याम के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान की जानिब से वजीर आजम से मुलाकात की गई, लेकिन ताहाल काम शुरू न हो सका। 14 साल गुजरने के बावजूद भी ताजिर बरादरी इंडस्ट्रियल स्टेट से महरूम है। ताजिर बरादरी के मुताबिक गोचरा रोड पर जगह हासिल कर दी गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल फंड्स जारी न किए जा सके। इंडस्ट्रियल स्टेट वाली जो जगह अप्रूव हुई है उसके ऊपर आप जाके देख लें कि उस पर म्युनिसिपल कमेटी का वहाँ पे कूड़ा फेंका जाता है, और वहाँ पे बजाय इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने को उसको बहुत बड़ा कूड़ादान बना दिया गया है। इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए मुख्तलिफ जगह का ताजिर तो फायदा ना उठा सके, ताहम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गनीमत जानते हुए फायदा उठाया। शहर भर का कूड़ा इधर फेंकना शुरू कर दिया गया, जो दूसरे इजलास से झंग आने वाले अफराद का इस्तकबाल करते दिखाई देते हैं। हम तो खुद इससे काफी बेजार हैं। पिछले तकरीबन 5 साल से ये फेंका जा रहा है। कई दफ़ा हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले, डीसी साहब, इंतज़ामिया सभी को अपना एप्लीकेशन दिए, मतला किया है, एहतजाज किया है, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आसपास जो भी बैठे हैं वो बहुत तंग हैं, यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। आला हुकाम से हम तो वजीर आला पंजाब से अपील करना चाहते हैं, खुदा रहा इस गंदगी को खत्म करें। शहरियों ने कूड़े के ढेरों को उठाने और ताजिर बरादरी ने वजीर आजम से झंग को इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का मुतालबा किया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए टोबा टेक सिंह का रुख करें तो टोबा टेक सिंह शहर भी गंदा तरीन इजलाह शामिल हो चुका है। शहर भर में लगे गंदगी के ढेर जहां लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ बीमारियों को भी जन्म दे रहे हैं। इसी पर बात करते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद महमूद बताएगा, क्या दीगर शहरों की तरह टोबा टेक सिंह का भी वही हाल है? जी बिल्कुल, बात की जाए जिस तरह से टोबा टेक सिंह की सूरत हाल है, रिपोर्ट के मुताबिक तो देखा जाए बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है।
कि टोबा टेकसिंग शहर भर जो है हर जगह पे जिस मुकाम पे भी जाएं गंदगी के ढेर ही आपको नजर आ रहे हैं। और जो रिपोर्ट आई है हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, इसमें हुकूमती जो है वो पॉलिसियां बिल्कुल जो है नजर आ रही हैं कि इस पे किस तरह से हुकूमत काम कर रही है कि शहर भर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं कि जो रिपोर्ट आई उसमें टोबा टेकसिंग भी गंदा तरीन शहर है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो देख रहे हैं ना, ये सामने है, सारी गंदगी पड़ी है, तो इसमें जो है सफाई वगैरह है, इसमें जो है सुथरा करना चाहिए। इसको सफाई में बेहतरी है, इसमें बीमारी फैलती है, इसमें बहुत जो है बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े भी बीमार हो जाते हैं। हाँ, इसको जो है सफाई का जो है इसका कोई बेहतर इंतजाम होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात भी सुने बुजुर्गों, आप बताइएगा, आप इस रास्ते से गुजरते हैं गौशाला और उसके साथ साथ मुताबिक जो है इलाके हैं जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारा शहर टोबा भी जो है उन इलाकों में शामिल हुआ, उन जिला में शामिल है जहाँ पे साफ सुथरा शहर नहीं हो सकता। यहाँ जनाब जो भी बीमारी है ना शहर की, जो गंद शहर का यहाँ गिरा जाता है, जो जानवर मरा होता है वो भी यहाँ गिरा होता है, जो बो आती है, जो भी माल गंदा मंदा ना शहर का यहाँ जाता है। जब भी हम नंगे यहाँ से गुजरते हैं बस मुंह लपेट कर कपड़ा लपेट कर गुजरते हैं, बस कोई बीमारी की वजह ना इस बात इन्होंने मेहरबानी करके इन्होंने कोई साफ कर सोचा जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात भी सुनी और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर ज़िशान मौजूद हैं, उनसे भी राय लेते हैं कि ये इन तमाम जो बदबू आती, गंदगी आती, इससे कौन कौन सी बीमारियां लाग हो सकती हैं। डॉक्टर साहब आपको भी शुक्रिया, आप यहाँ पे आए स्पेशल हमारी कॉल पे। किस तरह समझते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां इससे लाग हो सकती हैं, ये गंदगी जो शहर भर में लगी हुई है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये सफाई निस्फ ईमान है, ये तो हमारे दीन में भी है। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ भी ये होता है कि इससे मोस्टली जो है ना सांस की बीमारियां तो बहुत ज़्यादा होती हैं ना, ये दमा वगैरह, नमूनिया वगैरह। और फिर बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं, गंदगी वगैरह, फिर मोस्टली डायरिया, डिसेंट्री वगैरह बच्चों में अमूमन आम पाई जाती है। ठीक है, तो दीन के लिहाज से भी और मेडिकल के लिहाज से भी हमें दोनों ना सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ये मेरी राय है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो बीमारियां बताई हैं, तो अगर ये बीमारियां लाक हो जाती हैं, उससे किस तरह से इंसान को इफेक्ट कितना हो सकता है? उससे बचने के हवाले से क्या क्या इकदाम करने? सबसे पहले बचने के हवाले से यही है कि सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है कि इससे ये है कि ये मौत तक भी चली जाती है। ठीक है, शौक में चला जाता है, डायरिया है, डायरिया, दस्त लग जाना बार बार। ठीक है, सांस है, और वैसे भी आपको पता है कोरोना की वबा है, कोरोना में तो वैसे भी हमें यही चीज है कि SOBs हो जाती है, सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। ठीक है, माहौल जितना साजगार होगा, साफ होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, हमारे बच्चों के लिए बेहतर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि अब चंद रोज के बाद ईद कुर्बान भी आ रही है, उस वक्त भी बहुत सारा होता है, आंतरियां फेंक दी जाती हैं, इन बदबू के साथ वो बदबू शामिल होगी, उसमें क्या को फर्क नजर आएगा? ऑब्वियसली यही चीज होती है ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अमीबियासिस होनी शुरू हो जाती है, पैरासाइट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और बदबू की वजह से वैसे भी माहौल जो है साजगार हो जाता है। ठीक है, ठीक है, नासाजगार हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी डॉक्टर ज़िशान की भी और शहरियों की भी, थोड़ा सा आपको हम ये शाहिद महमूद हमें टोबा टेकसिंग की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे चिन्योट का। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट के पास तो डंपिंग साइट क्या खत्म हुई, अंदरूने शहर में ही कचरा फेंका जाने लगा। मोहल्ला गफूराबाद, दिलखुशा, मुहर्रा नूर वाला, मोहसिन शाह इकबाल आबाद, शाह बहरान समेत शहर के गली मोहल्लों में अरसे दराज से फेंके जाने वाले कूड़ा करकट के ढेर से ताफुन फैलने लगा है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर मुनीर, बताएगा यहाँ पे आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं सफाई की? चिन्योट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुबैना गफलत की वजह से जो स्पेशल ब्रांच की जानिब से रिपोर्ट शेयर की गई है, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन के दीगर शहर भी जो है वो जो गंदगी और कूड़े करकट के लिहाज से उनका नाम भी जो है वो सरे फहरिस्त है। वहीं पर चिन्योट भी उसी लिस्ट में जो है वो शामिल है, जहाँ पर भी हालात जो है वो कोई मुख्तलिफ नहीं है। सेम जो है वो सिचुएशन है, जगह जगह पर कूड़े करकट के ढेर हैं और म्यूनसिपल कमेटी के पास जो डंपिंग साइट है वो ख़त्म हुई है, तो म्यूनसिपल कमेटी जो है वो सत्या गई है। और यही वजह है कि अंदरून शहर में मुख्तलिफ जगहों पर कूड़ा करकट जो है वो उठाया जाता है और फिर उसी शहर अंदरून शहर में गली मोहल्लों में जो है वो फेंक दिया जाता है, जिससे ताफुन जो है वो फैल रहा है अरसा दराज से। इसी तरह जगह जगह पर कूड़े करकट के ढेर जो है वो पड़े हैं, जिससे शहरियों का जो है वो इलाका मकीनों का, रिहायशियों का सांस तक लेना जो है वो दोबर हो गया है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे सीवरेज की जो सारी सूरत हाल आपके सामने है और कूड़ा करकट के ढेर जो है वो लगे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ये हम मोहल्ला घूराबाद के रहायशी हैं जी। यहाँ हमारा मस्जिद, आज जुमा का दिन है, हमने मस्जिद की तरफ जाना होता है, उधर भी ताफुन फैला हुआ है
اور یہ پلے گراؤنڈ ہے، اس میں بچے شام کو کھیلتے ہیں، وہاں بھی تعفن پھیلا ہوا ہے۔ بار بار میونسپل کارپوریشن والوں کو بتانے کے باوجود وہ کوئی ہماری بات سن نہیں رہے ہیں۔ ہمارے محلے سے گند وغیرہ اٹھاتے ہیں، ادھر ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ محض یہ ایک کارروائی ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے، الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ اسکول کی طرف جانے والا راستہ اکثر بند ہوتا ہے، ہم اپنی مدد آپ کے ساتھ ٹریکٹر وغیرہ بھیج کے اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن کا عملہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا۔ برائے مہربانی ہماری اس درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ کوئی اچھا تعاون کیا جائے۔ حکام بالا سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں اور ہمیں بیماریوں سے بالکل جی، رہائشی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی طرف جو ہے وہ کوئی توجہ دی جائے تاکہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ لو۔ اور بھی شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم آپ چنیوٹ میں بھی حالات کچھ مختلف نہیں ہیں۔ بابر منیر ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بھوانا کا رخ کریں گے۔ بھوانا کے محلہ حسین آباد کے رہائشی منتخب نمائندوں، انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کے خلاف سراپے احتجاج بن گئے۔ تحصیل انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی غفلت اور عدم توجہ کی وجہ سے بھوانا کا محلہ حسین آباد سب سے گندہ ترین مقام بن گیا ہے۔ نکارہ سیوریج سسٹم اور نالیاں نہ ہونے کی وجہ سے شہر کا گندہ پانی محلے میں جمع ہو گیا ہے، جو دریا کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات ہمیں آگاہ کریں گے فخر دیوان۔ فخر دیوان، بتائیے گا کہ شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ میں اس وقت موجود ہوں محلہ حسین آباد میں، جو کہ بلا شبہ بھوانا کا سب سے گندہ ترین علاقہ ہے۔ نکارہ سیوریج سسٹم اور نالیاں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کا جو نظام تباہ ہو چکا ہے اور گندا پانی جمع ہو چکا ہے، جو کہ دریا کا منظر پیش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے گھر جو ہیں وہ گندے پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے صدر انجمن تاجران بھوانا محلہ غلام شبیر شاہد، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو بھوانا کی حالت ہے یہ مسلسل کئی سالوں سے ایسی آ رہی ہے۔ ایم این اے اور ایم پی ایز حضرات جو ہیں یہاں سے جو الیکٹ ہوتے ہیں ووٹ لے کے جاتے ہیں، لیکن جب ووٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی توجہ نہیں دیتا۔ یہ محلہ حسین آباد کی یہ حالت ہے کہ یہاں پہ ساری گلیاں بند ہوئی پڑی ہیں، سیوریج سسٹم بالکل نکارہ ہو گیا، سولنگ سسٹم بیٹھ گیا اور پانی ہر جگہ جمع ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے پیچھے جو ایک تالاب بنا ہوا ہے، یہاں پہ پانی نکالا نہیں جاتا، لوگوں کی دیواریں گر گئی ہیں، گھر مکان گر گئے ہیں اور لوگ اس وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ اور آنے جو ہے ان کی وہ اپیل کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے اور کمشنر فیصل آباد سے، چنیوٹ کے ڈی سی سے اور اے سی سے کہ یہ پانی نکلوائیں تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے سکیں۔ جی بالکل صدر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈویژنل کمشنر عشرت علی اور ڈیپٹی کمشنر محمد علی پلانٹ فار پاکستان ڈے کے سلسلے میں کمشنر کمپلیکس کے احاطے میں پودے لگا کر شجر کاری مہم کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہدہ پروین سے۔ جی شاہدہ پروین، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پلانٹ فار پاکستان ڈے کے حوالے سے کمشنر فیصل آباد عشرت علی کی جانب سے کمشنر آفس میں پودا لگایا گیا اور اس موقع پر ڈپٹی کمشنر محمد علی اور دیگر افسران جو ہے انہوں نے بھی شرکت کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کمشنر صاحب، ان سے جانتے کیا کہیں گے۔ سر بتائیے گا کتنے پودے لگانے کا ٹارگٹ ہے اور آنے والی نوجوان نسل کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ جی اب یہ جو سیکنڈ کمپین ہے اس سال کی، جو ابھی جولائی میں ہوتی ہے، پہلے آپ کو پتہ ہے فیبری کے اینڈ پہ ہوتی ہے، تو اس میں انشاءاللہ فیصل آباد میں کم از کم 5 لاکھ پودے لگائیں گے۔ اور یہ جو تعداد ہے وہ تو پکے ہمارا پوری پلاننگ ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اس سے آگے جائیں، ہم 5 سے 10 لاکھ کے درمیان بعد میں جائیں گے انشاءاللہ، اس میں پرائیویٹ لوگوں کو انوالو کریں گے۔ یہ جو مین کمپین ہے اس میں جو لیڈ ڈپارٹمنٹ ہمارا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ نہ صرف پودے فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں گے، بلکہ اگر ان سے کوئی پرائیویٹ لینا چاہے تو وہ بھی 1 سے 2 روپے کی کاسٹ میں ان کو پودے دیں گے۔ ہم کوشش کریں گے جو مخیر حضرات ہیں فیصل آباد کے دوسرے، ان کو شامل کر کے ان سے ہم پرائیویٹ نرسری سے پودے لے کے پرووائڈ کریں گے فری آف کاسٹ۔ جو آرگنائزیشن ہوں گی، سوشل ورک کی آرگنائزیشن ہے، والنٹیئر فورس ہیں، اب آپ نے دیکھا یہ ہمارے ساتھ جو ٹائیگر فورس کے ہیں ان کو بھی ٹارگٹس دیے جائیں گے، ان کو پودے فری آف کاسٹ دیے جائیں گے، ان کو نشاندہی ان کے کوآرڈینیٹر کریں گے اور وہ پھر مانیٹرنگ ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس سے ہم اور زرخیز کریں گے اپنے علاقے کو۔ اور بڑی بات اس کمپین کی یہ ہے کہ ہمارے جو روایتی پودے ہیں وہ لگائے جائیں گے، یہ جو ڈیکوریٹو پودے وہ نہیں لگائے جائیں گے۔ جو بڑے بڑے پودے ہمارے پہلے یہاں پہ ہیں، نیم ہے، کیکر ہے، شیشم ہے، برڈ کا درخت ہے، پیپل ہے، یہ بیری ہے، ان درختوں کو پروموٹ کیا جائے گا جو ہماری اسی دھرتی کے ہیں اور وہ ان کی ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ ایک مطابقت ہے، اسی کے آگے چلے۔ جی بالکل، بہت ہی جی ٹھیک ہے، شکریہ شاہدہ پروین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔
डिप्टी कमिश्नर टोबा आमना मुनीर ने बिलियन ट्री के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। डीसी ऑफिस में टाइगर फोर्स के हमरा पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। डीसी आमना मुनीर का कहना है कि जिला भर के हर मकाम पर पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले फेज में कोरोना की वजह से हदफ मुकम्मल न हो सका था, लेकिन दूसरे फेज में हदफ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर टोबा आमना मुनीर ने बिलियन ट्री के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया है। मिड अपडेट्स आपने जानी। आपको बताएं कि फैसलाबाद शहरियों और पीटीआई अराकीन की बदकिस्मती एमपी ईस्ट की 2 साल बाद सुनी गई मगर अधूरी। तरक्याती स्कीमों के लिए 10-10 करोड़ मिला भी तो मई के महीने में 10% काम मुकम्मल हुआ तो 90% फंड्स लैप्स कर गए। अराकीन परेशान, 2-3 माह फंड्स की वापसी में लग सकते हैं। इन लटके हुए अधूरे मंसूबों के बारे में बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल रहमान से। जी रहमान, आगाह कीजिएगा। बदकिस्मती ये रही कि बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को फंड्स मिल तो गए, लेकिन मई में मिले, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ही 30 जून आया फंड्स वापस चले गए और उसकी वजह से जो रनिंग में कई स्कीमें थीं उन पर जो मामलात मुतासर हुए और अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये मज़ीद तखीर का बायस बनते हैं तो इसकी वजह से पैदावारी लागत में भी इजाफा हो सकता है। पर साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लतीफ़ साहब, बताइएगा, यहाँ पर ये बड़ा मसला बना कि पहले तो फंड्स बड़ी तखीर का बायस बने रहे, शहर के कई काम, पैच वर्क, डेवलपमेंट, बहुत कुछ मुतासर है, और अब अगर आए हैं तो जून की वजह से ये मामला बन गया है कि लैप्स हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जी कुछ हम अवामी नुमाइंदे हैं, यकीनन हमसे लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता हैं, लोगों के छोटे मोटे डेवलपमेंट के काम होते हैं। जब तक हमारा जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है वो फाल नहीं होता, लोगों की उम्मीदें हम पे ही होती हैं। और इस दफ़ा जैसे आपको सबको मालूम है, सालाना जो हमारी ग्रांट थी तकरीबन हर एमपीएस को 10 करोड़ के हिसाब से वो गवर्नमेंट ने दी थी। लेकिन एक जो हकीकत है वो ये थी कि इस दफ़ा कोरोना की वजह से गवर्नमेंट को जो इस माली मसाइल का शिकार थी गवर्नमेंट, तो उस वजह से कुछ फ़ंड डिले, हमें उसकी जो आखिरी हमें किस्त आनी थी वो लेट मिली। और यही वजह है कि उसकी 30 जून के बाद फिर आपने देखा कि अभी हमारी डेवलपमेंट की स्कीमें मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन आप जानते हैं कि मेरे हल्का में बेशुमार जगह भी जो नामुकम्मल काम था वो जारी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जो हमारे बकिया फ़ंड है वो आ जाएंगे। और आप सब आगाह इससे, आप किसी भी इदारे से भी इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि वो फ़ंड एक्चुअली लैप्स नहीं होते, उनका डिले कर दिया जाता है। यकीनन अगर आप इस्तेमाल नहीं करते 30 जून तक तो फिर उसका जुलाई या अगस्त में वो फ़ंड मिल जाते हैं। लेकिन वो गारंटी होती है इदारों की, इस तरह हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी अपने अपने काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल एमपीए लतीफ़ नज़र इस हवाले से पूरी उम्मीद है कि 1-2 माह में दोबारा से जब फंड्स रिलीज़ होंगे तो ये काम मुतासर नहीं होंगे, काम कई हल्कों में कंटिन्यू हुआ और ये जारी रहेंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो टेंडरिंग हुई है तो ये डिपार्टमेंट्स की जानिब से गारंटी दी गई है कि यहाँ पर ये फंड्स मुतासर नहीं। ठीक है, शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात के लिए। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद फैसलाबाद में कोरोना के सिर्फ 3 मरीज जेर इलाज हैं, मगर 4 माह से बंद अस्पताल ताहाल आम मरीजों के लिए ना खुल सका। 250 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल दीगर मरीजों के लिए फाल ना होने के सबब शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। 15 मार्च को जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद कोरोना वायरस के लिए मुख्तस करते हुए इसे दीगर मरीजों के लिए बंद कर दिया गया था। 250 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल में इस वक्त सिर्फ 3 मरीज जेर इलाज हैं और दीगर खाली 147 बेड्स मरीजों के मुंतशिर हैं। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के बरक्स अलाइड अस्पताल में 40 और डीएचक्यू अस्पताल में 20 कोरोना वायरस के मरीज जेर इलाज हैं, मगर वहां दीगर अमराज के मरीजों को चेक किया जा रहा है। लेकिन जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद आम मरीजों के लिए बंद होने पर इलाका मकीन इंतजामिया की अनोखी मंतक पर परेशान है। हमारी हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से गुजारिश है कि गुलाम मोहम्मदाबाद एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। इसमें एक ही हॉस्पिटल है जो जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद, इसको बंद किया हुआ है मार्च के महीने से। मेरी गुजारिश है कि इसको बिलफौर खोला जाए। भाई ये हॉस्पिटल खुलना चाहिए इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਤੇ ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵਾ। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी में वाक़ जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद मरीजों के लिए बंद होने पर इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद।
रिपोर्ट आपने जानी। इसी मसले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया अज़ादार हुसैन ने, जो कि इस वक्त जनरल अस्पताल में मौजूद हैं। अज़ादार, बताइएगा अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, दीगर मरीज जो हैं उनका इलाज कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद को कोरोना वायरस के लिए मुख्तस किया गया था, जिसके बाद 15 मार्च 2020 को जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद आम मरीजों के लिए बंद कर दिया गया था। 250 बेड पे मुश्तमिल जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में इस वक्त 3 मरीज जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। 4 माह हो चुके हैं जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद को आम मरीजों के लिए बंद हुए। कोई भी जो आम मरीज़ है वो दाखिल नहीं किया जा रहा, जिसके सबब ना तो मरीज़ दाखिल हो रहे हैं, तमाम वार्ड में काम बंद है, एमरजेंसी बंद है और ऑपरेशन थिएटर में काम बंद है, जिसके सबब इलाका मकीना को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि इसके बरक्स अगर अलाइड और DHQ अस्पताल के से बात की जाए तो वहाँ पे कोरोना वायरस के मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, मगर वहाँ पे दीगर जो अमराज के में मुब्तला मरीज़ हैं उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। हमारे साथ जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद के गिरदोनवा में जो मकीन अफराद हैं, इलाका मकीन, वो मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद, कमिश्नर फैसलाबाद से गुजारिश है कि गुलाम अहमदाबाद एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। इसमें एक ही हॉस्पिटल है जो जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद, इसको बंद किया हुआ है मार्च के महीने से। मेरी गुजारिश है कि इसको बिलफौर खोला जाए ताकि जो रोज़ाना आने वाले मरीज़ हैं वो चेक हो सकें, और जिस तरह अलर्ट DHQ खुले हैं, मेरी गुजारिश है कि जनरल हॉस्पिटल को भी खोल दिया जाए। शुक्रिया। जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद को भी खोल दिया जाए, क्योंकि अगर जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 3000 के करीब मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे शोबा बैरूनी मरीज़ा में अपना इलाज मुआवजे के लिए रुजू करते थे, और तकरीबन 200-250 अफराद जो थे वो एमरजेंसी के बुनियाद पर रोज़ाना यहाँ पे आ रहे थे। मगर अब बंद होने के सबब तकरीबन 4000 के करीब मरीज़ों को रोज़ाना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी आप क्या कहें? जी ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है गुलाम अहमदाबाद और इसके गिरदोनवा में। ये सिर्फ गुलाम अहमदाबाद का हॉस्पिटल नहीं है, ये इसके साथ जितनी भी सराउंडिंग है, जहाँ किससे लोग आते हैं, चिन्नौर से आते हैं, सारे इधर ही आते हैं। या इसका कोई पूछने वाला नहीं है। कम अज़ कम कमिश्नर साहब भी नोटिस ले लें, हुकूमत तो नहीं कोई तवज्जो दे रही किसी भी काम पर, कम अज़ कम इसको देखें। हमारी सबसे मकीनों का यही कहना है कि हुकाम जो है वो नोटिस लें और इस अस्पताल को खोलने के लिए जो वो इकदाम किए जाएँ। जी छोटे आपके ये सर, इसको 2 से 3 मंथ हो चुके हैं अस्पताल को बंद हुए, तो जो इधर पेशेंट आते हैं TB के मेडिसिन लेने के लिए वो बहुत तंग होते हैं। इधर डॉक्टर नहीं मिलते, उधर जो लाइट और सिविल में उधर 2-3 ज़्यादा पेशेंट पड़े हुए हैं कोरोना के, इधर तो थोड़े पेशेंट हैं, तो उधर ज़्यादा पेशेंट है। हुकूमत पंजाब से हमारी गुजारिश है कि इसे जल्दी से जल्दी OPD को स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, इसे जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, क्योंकि अद्वियात का मसला है और इस समेत दीगर जो परेशानी का सामना जो इलाका मकीन है उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद को बंद हुए तकरीबन 4 माह हो चुके हैं और अभी तक इंतजामिया की जानिब से जो है वो अस्पताल को नहीं खोला गया। जी सर, आपसे हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट से कि फैसलाबाद के सारे हॉस्पिटल जो है उनको खोलना चाहिए। आम मरीज जो है बड़ा परेशान फिर रहा है, उनको जो है इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं सारे कोरोना पेशेंट पड़े हैं, तो डॉक्टर भी प्राइवेट नहीं बैठ रहे। उनको भी चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है ना उनको बिठाना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टरों को जो पाबंद करना चाहिए कि जो जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दें और ऐसे में जो इलाका मकीन आ रहे हैं उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम मुयसर आ सकें। शहरियों ने हुकाम से इस मसले पर नोटिस लेने की अपील की है। इस हवाले से हमें अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि फैसलाबाद कोरोना वायरस के सिर्फ 3 मरीज ज़ेर इलाज हैं, मगर 4 माह से बंद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद ताहाल आम मरीजों के लिए ना खुल सका। 250 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल दीगर मरीजों के लिए फाल न होने के सबब इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद कोरोना वायरस के सिर्फ 3 मरीज ज़ेर इलाज हैं, मगर 4 माह से बंद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद ताहाल आम मरीजों के लिए ना खुल सका। आपको बताएं, महकमा सुई गैस की नाहिली फैसलाबाद में शहरियों के लिए सुई गैस कनेक्शन लगवाना नामुमकिन बन गया। मलिकपुर में दर्जनों शहरियों की जानिब से महकमा सुई गैस को डिमांड नोटिस की मद में फीसें अदा किए भी 10 साल गुजर चुके हैं, मगर नए कनेक्शन ना मिल सके। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर असमत से। उमैर असमत, फीसें तो ले ली जाती हैं लेकिन मसले को हल नहीं किया जाता, शहरियों का क्या मुतालबा सामने आया है? जी, महकमा सुई गैस की नाअहली जो है वो शहरियों के लिए दर्दसर बनकर रह गई है और उनके लिए जो सुई गैस के कनेक्शन, नया कनेक्शन लगवाना है वो अजाब बनकर रह गया है। मलकपुर का ये इलाका है
जहां के दर्जनों घर ऐसे हैं जिनकी जानिब से गुज़िश्ता एक दहाई कबल या तो नए कनेक्शन के लिए उन्होंने अपनी डिमांड नोटिस की मद में भारी फीसें अदा की या फिर उन शहरियों की जानिब से दरख्वास्तें दी गईं, मगर इतना लंबा अरसा गुजरने के बावजूद आज तक इन गलियों में सुई गैस के कनेक्शन नहीं लग सके और ये जो दर्जनों शहरी हैं वो सुई गैस से महरूम हैं। इनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये हम इन्हीं से जानेंगे। सर बताइएगा कि आप लोगों ने कब से डिमांड नोटिस की फीस जो है वो जमा करवाई हुई है और क्या आपका मीटर लग पाया है या नहीं लग सका? भाई 2010 की डिमांड नोट्स की फ़ीस जमा करवाई हुई है। बड़ी परेशानी बनी हुई है कि इधर गैस नहीं है, ठीक है, जो भी सुई गैस वाले आते हैं इधर वो कहते हैं कि भाई पाइपलाइन पड़नी है। अब हम इतने परेशान हो गए हैं कि हम सुई गैस के दफ्तर जाते हैं, उधर भी कोई बात नहीं सुनता। इधर लोग आते हैं तो वो कहते हैं पाइपलाइन पड़ेगी, ये होगा वो होगा। हम लोग इतने परेशान, घर वाले औरतें लकड़ियां जला जला के जो है ना उनका बुरा हाल हो गया कि जो है ना हम इसी उम्मीद में है कि यार कभी तो सुई गैस वाले आएंगे, हमारी सुनेंगे और हमारी गैस लगेगी। हम इतने परेशान हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा कि सुई गैस के बगैर जो है कौन सी मुश्किलात है जिनका आपको सामना करना पड़ता है? भाई मुश्किलात ही मुश्किलात है। मैं 27/10/2010 का मेरा डिमांड नोट जमा है। सबसे पहले मैं इस कॉलोनी में मैं आया था 27/10/2010 का। इतने चक्कर लगा चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता कि इतने परेशानियां में हुई हैं। अब गैस के बगैर आपको पता है कि मतलब किस किस्म के हालात हैं। गैस के बगैर हर चीज़ अधूरी रह जाती है, बच्चे परेशान हैं, रोटी पक रही होती है, गैस ख़त्म हो जाती है, फिर अभी मैं गैस लेके आ रहा हूँ। तो बिल्कुल हमारे साथ एक खातून भी मौजूद हैं, बिलखुसूस ख़वातीन जिन्होंने उमूर खानादारी संभाले होते हैं वो खुसूसी तौर पे मुतासिर होती हैं। क्या कहना चाहेंगी कि आप लोगों ने सालों से फीसें जमा करवाई हुई हैं लेकिन इसके बावजूद आपके मीटर नहीं लग सके, कनेक्शन नहीं मिल सके, क्या कहती हैं आप इस पे? जी मैं तो ये कहूँगी कि हम तो ये जो काउंसलर जो मेंबर है वोट लेने होते हैं तो हमारी गलियों में आके हमें तंग करते हैं। जब मैं उनके पास 1000 बार जाके कहा कि हमारे ये लगवा दो, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इन्हें ये नहीं काम करना चाहिए। हम उनके क्या शहरी नहीं है क्या? उन्हें वोट दे के उन्हें ऊपर नहीं लाए, फिर इस बात में क्यों पीछे हो जाते हैं? उनका हक बनता है हमारी परेशानी को दूर करने का। क्या बात है, उनको क्या तकलीफ है? हम उनके वो जब लेने आते हैं तो उस वक्त हाथ पाँव बांधते हैं, फिर हम उनके क्या वो हमें क्या समझते हैं? अच्छा, तो खाना कैसे बनाते हैं आप? खाना जैसे देखो जी, एक गरीब आदमी है, एक कमाने वाला घर का होगा, लकड़ियां तो जलानी पड़ती, वो भी ऐसे खरीद के नहीं जलाते। ये जो पास पड़ोस के जो हो रहे हैं ना वो प्लाट वगैरह, उनसे उतार के लेके आते हैं लकड़ियां काट काट के। ये इनके शर्मदारी करनी है। वैसे तो बड़े वो पैसे दे रहे हैं हुकूमत को, ये 12-12, ये क्यों नहीं ख्याल करते? ठीक है जी, बिल्कुल। ये शहर का वस्त का इलाका है मगर यहाँ पे दर्जनों शहरियों को सुई गैस के कनेक्शन नहीं मिल सके तो इन लोगों को मुश्किलात का सुई गैस कनेक्शंस का ना होना यकीनन एक संगीन मसला है। इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के संगीन मसाइल आपने सुने। आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे ईद अजहा के बारे में। ईद कुर्बान पर कुर्बानी के लिए खूबरू जानवर मंडियों में आ गए हैं। सत्याना रोड मवेशी मंडी में सिंघार और लाल बादशाह के चर्चे हैं। दूध और मक्खन से पले बड़े बादशाह की 20 लाख की डिमांड है। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। इतनी ज्यादा डिमांड रमजान मिर्जा? बिल्कुल, सत्याना रोड बाईपास पर भी मंडी मवेशियाँ सज चुकी है और यहाँ पर भी छोटे और बड़े जानवर लाने का और उनकी फ़रोख्त का सिलसिला जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इसके पहले ही बाड़े में जहाँ पर ये इंतहाई खूबसूरत जानवर जो हैं वो बांधे हुए हैं और यकीनन इनको खुशनसीब लोग जो हैं वो ख़रीद ले जाएंगे। और हमारे साथ यासीन साहब मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। यासीन साहब, ये बताइएगा इनके नाम क्या हैं? एक का नाम लाल बादशाह है, दूसरे का नाम सिंगार है। अच्छा, और ये बताइएगा कि इनमें से सिंगार कौन सा है और लाल बादशाह कौन सा है इनमें से? अच्छा, इनकी उम्र तकरीबन कितनी है दोनों जानवरों की? 3 साल उम्र है इनकी। 3 साल की जी। और इनको क्या खिलाते हैं? क्योंकि नजर आ रहा है कि माशाल्लाह इनके से साथ खास मोहब्बत करके आपने इनको पाला हुआ है। बहुत बच्चों की तरह परवरिश करनी पड़ती है। इसको दूध, घी, मक्खन वगैरह खिलाया जाता है। बहुत ही इनकी केयर करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर इतना वेट करते हैं ये जानवर। अच्छा, इनकी आपकी इसकी कीमत की डिमांड क्या है? एक का 20 लाख मांग रहे हैं, एक का 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। और
क्या तवक्को है, कितने में ये बिक जाएंगे एक एक जानवर? उम्मीद है इंशाल्लाह जो 20 मांग रहे हैं 14-15 लाख का बिक जाएगा, जिसका 15 मांग रहे हैं वो 10-12 लाख का बिक जाएगा। और ये भी एक बताइएगा, आपका ताल्लुक किस इलाके से है और कितने जानवर यहाँ पर लेके आए हुए हैं? हम 20 जानवर लेके आ रहे हैं। हमारा तल्लक ज़िला टोबा से है। हमारे गांव का नंबर 254 सूंड है। जी बिल्कुल, ये हमारे अपने डिवीज़न से ही ताल्लुक़ रखने वाले जानवर हैं और देख भी सकते हैं, उस्मान आपको दिखाएंगे भी कि माशाल्लाह ये इंतहाई खूबसूरत जानवर हैं और इनकी तरफ देखकर रश्क भी आता है। और इस बाड़े में तमाम के तमाम जानवर जो हैं ना सिर्फ रंग और नस्ल के एतबार से बेहतरीन और ख़ासे मुनफरद दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ये भी नज़र आ रहा है कि इनके जो पालने वाले हैं, जो फार्मर हैं, उन्होंने भी इन जानवरों के ऊपर जो है वो खासी मेहनत करके और खासी मोहब्बत और शफकत से जो है वो इन्हें पाला हुआ है। इनका कहना है खासे पुरुमीद हैं। शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात के लिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक को। बताएं डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर वट्टू की ईद उल अज़हा के दौरान कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। जंग में सिर्फ 15 कोरोना मरीज हैं, ज़ेरे इलाज हैं। जंग को कोरोना फ्री करने में शहरी अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर वट्टू की ईद उल अज़हा के दौरान कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। उन्होंने कहा कि जंग में सिर्फ 15 कोरोना के मरीज ज़ेरे इलाज हैं। जंग को कोरोना फ्री करने में शहरी भी अपना किरदार अदा करें। कोरोना लॉकडाउन ने मुआशी एतबार से लोगों की जिंदगियां बदल कर रख दी हैं। कौमी हीरोज भी मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो गए हैं। अखाड़े में दाव पेच आजमाने वाले गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान रमजान उर्फ जानी सब्जी की रेहड़ी लगाकर जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अली रजा से। जी अली रजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आलू लो, प्याज लो, टिने लो, भिंडियाँ लो। हाँ जी बिल्कुल, ये सब्जी की आवाज़ लगाने वाले सब्जी फरोश नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले रमज़ान जानी पहलवान है, जो लॉकडाउन के बायस सब्जी बेचने पे मजबूर हो गए। पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की, अखाड़े में दाव पेच किए, जिसके बायस गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और तमाम मेडल जो है वो जीते हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं जो इस वक्त सब्जी बेच रहे हैं। लॉकडाउन के बायस परेशानी है खिलाड़ियों को, उनसे बात करते हैं, मुश्किलात है, क्या कहेंगे हुकूमत से? आपसे आप सब्जी बेच रहे हैं, कब आप अखाड़े में होते थे जो दाव पेच करते थे? जब हम अखाड़े में होते तो कभी ना कहीं दंगल होते थे, ठीक है ना, हम जाते थे घूमने, कहीं ना कुछ आ जाता था। अब लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं आता, इतनी परेशानियां, खाड़े बांधने साहब को मजबूर होकर ये सब्जी बेचने लगे हैं। बहन भाइयों को पालना है, माँ बाप को पालना है। हुकूमत हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है ना। हुकूमत को चाहिए हमें रिलीफ दें। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हुकूमत इनको रिलीफ दे। परेशान है, परेशानी की आलम में घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको घर वालों को कुछ देना है। उनके लिए जो है वो अब ये रेड़ी लगा रहे हैं चाटपुटा बाजार में, जहाँ ये सब्जी बेचते हैं। सुबह उठ के ये जाते हैं, पहले खाड़े में जाया करते थे लेकिन अब बदकिस्मती से मंडी में जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद ये सब्जी लाकर बेचते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वो भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आतिफ नोमी से। आतिफ नोमी, क्या हालत बन गई है प्लेयर्स की कि सब्जी बेचने पर मजबूर हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? एक तो लॉकडाउन है, दूसरा ये जब से हमारे कप्तान हैं तो हमें बड़ी उम्मीदें थी कि ये हमारी फैमिली के मेंबर आ गए, हमारी फैमिली का एक फर्द आ गया है कि ये स्पोर्ट्स को बहुत बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे। मगर अफसोस, सद अफसोस कि उन्होंने स्पोर्ट्स का बिल्कुल बड़ा गर्क कर दिया है। हमारे पहलवानों का ये देख लें कि इन्होंने मैदान में बड़े बड़े पहलवानों को गिराया है, मगर कोरोना ने और इन्होंने इसको गिरा दिया और अब ये बेचारा सब्जी बेचने पर मजबूर है। क्या करें, अपना भी पेट पालना है, अपने माँ बाप का, और अपनी पहलवानी को भी इन्होंने कंटिन्यू करना है क्योंकि ये बहुत महंगा शौक है पहलवानों का। जी बिल्कुल, परेशान है प्लेयर्स में, कोई शक नहीं है। जब कोई दाव पेच करते थे ग्राउंड में आवाज़ें लगती थी रमज़ान जानी के नाम से कि इसने एक बड़ा पहलवान जो है वो गिरा दिया है। इसके बायस अभी जो परेशान है और आज इसका ये है कि आज ये चाटपुटा बाजार में रेड़ी लगाकर सब्जी बेच रहे हैं और इनका यही कहना है कि घर वालों का अगर पेट पालना है तो मजबूरन मुझे ये करना पड़ेगा। मजबूरन ये काम कर रहे हैं। शुक्रिया अली रजा तफसीलात के लिए। मुतअद्दिद बस्तियों को शोरकोट से मिलाने वाला रिंग रोड दौरापुर अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिससे इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शोरकोट शहर को मुतअद्दिद बस्तियों के साथ मिलाने वाला दौरापुर रोड जो कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं और उसके साथ साथ जो इलाका मकीन हैं उन्हें भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक मुसाफिर मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा, ये रोड कई सालों से टूटा हुआ है, इसकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है?
बहुत यार मुश्किल का सामना करना पड़ता, हमारी गाड़ियाँ टूट गई हैं, ये रोड टूटा हुआ है ना, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। क्या ही एम्बुलेंस भी लानी पड़ती है ना, आधे घंटे में उसने पहुंचना होता, वो घंटा लगा देती है। रोड बहुत टूटा हुआ है हमारा। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि ये रोड बहुत ज़्यादा टूटने की वजह से जो इनकी गाड़ियां हैं उनका भी नुकसान होता है। इसके साथ साथ कोई इमरजेंसी की सूरत में किसी मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाना पड़े तो 10 मिनट का फासला जो है वो आधे घंटे में इन्हें तय करना पड़ता है। तो इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि जल्द से जल्द इस रोड को या तो नया बनाया जाए या इसे ही मरम्मत करवाया जाए ताकि जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं और जो ठीक है, शुक्रिया शहजाद अली अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि अच्छा घर हर किसी का ख्वाब है, मगर लोकेशन का इंतखाब भी मानी रखता है। दी मीडोज की जानिब से रिहायशियों के लिए अहम इकदाम, सुई गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम आखिरी मराहिल में। दी मीडोज इंतजामिया का वादा पाया तकमील तक पहुँच गया। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। दी मेडोज हाउसिंग कॉलोनी प्रोजेक्ट ऑफ सैगल ग्रुप की जानिब से दी मेडोज 1 सुमंदी रोड में सहूलियात फराहम करने का काम जारी। सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर दी मेडोज 1 ज़िया अशरफ कहते हैं अपनी रिहायशियों से किया वादा पूरा किया। कॉलोनी में सुई गैस के पाइपलाइन बिछाने का काम आखिरी मराहिल में है। सैगल ग्रुप की तरफ से दी मेडोज हमारा ये प्रोजेक्ट आज सुई गैस की पाइपलाइन आपके सामने शुरू है। इसमें हमने अपने वो जो वादा ये भी पाया तकमील तक पहुंचा दिया है और अपनी रहायशियों के लिए सहूलत के लिए जिस तरह हम लोगों ने अपनी 4 सीजन्स हाउसिंग कॉलोनियों में ज़बरदस्त किस्म की रहायशियों की सहूलियात फराहम की हैं, उसी तरह की हम मेडोज 1 में भी दे रहे हैं। दी मेडोज 1 में रहायशियों के लिए खूबसूरत पार्क, साफ मीठे पानी का टैंक भी मौजूद है। ज़िया अशरफ का कहना था कि हम अपने रहायशियों को सहूलियात देने के लिए कोशा हैं। हम रहायशियों की दहलीज पर हर सहूलत पहुंचाएंगे। फ्यूचर में भी हम जितने हमारे ये प्रोजेक्ट हैं उन पे अपने रहायशियों के लिए और फैसलाबाद के शहरियों के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे और उसके लिए हम हर तरह के अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए हर दम कोशा हैं। दी मेडोज 1 प्रोजेक्ट ऑफ सैगल ग्रुप टीम की जानिब से तमाम प्रोजेक्ट्स में कस्टमर्स और रिहायशियों को सहूलियात फराहम करने का अज़्म किया गया है। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप हमें यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपकी स्क्रीन पर है। देखते रहिए सिटी 41।